नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय द्विवेदी और आप सब हैं इस समय मेरे साथ क्रैक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सच में गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड था? नेचुरल सी बात है। और अगर इसमें व्यापार का पतन हुआ तो कैसे हुआ? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि इनफैक्ट इट वाज अ गोल्डन पीरियड इन एंशिएंट एज। जैसे कि अगर हम उस समय के कॉइन्स देखें तो मैक्सिमम लेवल पर जो कॉइन्स हैं वो सोने के ढाले गए और बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। लिटरेचर के क्षेत्र में देखें आप तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में नवरत्न दिखाई देते हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके आधार पर हम गुप्ता पीरियड को, हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने गोल्डन पीरियड दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में अगर गुप्ता पीरियड में देखा जाए तो एक बड़ी विचित्र स्थिति जन्म ले रही है और वो ये है कि जो विदेश व्यापार है उसका धीरे धीरे डिक्लाइन प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा मुद्दा यह है कि जो गुप्तकालीन व्यापार है और खास तौर पर जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के समय से जो विदेश व्यापार में गिरावट आई वो क्यों आई? तो हमारा मुद्दा यही है कि गुप्तकालीन जो विदेश व्यापार है उसमें गिरावट क्यों आई। तो विदेश व्यापार में गिरावट क्यों आई? इस गिरावट ने कौन कौन सी चीजों को जन्म दिया? अब जरा देखिएगा, जब हम विदेश व्यापार में गिरावट की बात करते हैं दोस्तों तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि जो रोमन जगत था यानी रोमन राज्य था, यह डिक्लाइन की सिचुएशन में आ गया। इसने कहीं ना कहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित किया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था कि ईरान एक बड़े से देश के तौर पर, बड़े कंट्री के तौर पर इसका क्या होता है? इमरजेंस होता है। बड़े कंट्री के तौर पर ये क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। इसने भी भारतीय विदेश व्यापार को दुष्प्रभावित किया। और तीसरा, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे, इन धार्मिक ग्रंथों की जो भावनाएं थी, इन धार्मिक ग्रंथों ने भी कहीं ना कहीं से भारतीय विदेश व्यापार को दुष्प्रभावित करने का अप्रत्यक्ष हिडन रूप में प्रयास करना शुरू किया। अब सुनिएगा जरा, आइए जरा देखा जाए, समझा जाए। देखिए, एक्चुअल में आप सबको पढ़ा ही होगा आपने कि एक्चुअल में जैसे देखा जाए तो जो मौर्योत्तर काल है, उस मौर्योत्तर काल को जो मार्क्सवादी इंटरप्रेटर हैं वो कहते हैं कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर सही मायने में कोई गोल्डन पीरियड था तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, जब कुषाणों और सातवाहनों का शासन था, जहां एक और कुषाणों ने इस संपूर्ण सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। इधर से जाने वाला जो रूट हुआ करता था और जो पूरा जाकर के यहां दोस्तों इटली यानी रोमन जगत से हुआ करता था। यहीं से हमारे पास ढेर सारा सोना आता था। इधर सातवाहनों का कब्जा इस इंडियन ओशन पर था पूरी तरह से, कुषाणों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय व्यापारियों का दबदबा यहां बन गया था। लेकिन धीरे धीरे, अच्छा एक चीज आप समझिए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इतना ज्यादा भारत समृद्ध हुआ कि आप सोचो, भारत से बना हुआ जो सामान जाता था वहां रोम में उसकी सप्लाई यानी उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि प्लिनी नामक एक राइटर लिखता है अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में, जो रोम का ही राइटर है, और वो बड़ा दुख व्यक्त करता है। कहता है पता नहीं मेरे देश की महिलाओं को क्या हो गया है कि भारत के लोग आते हैं और वो अपना कपड़ा दे जाते हैं और भारत से, हमारे देश रोम से ढेर सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात ले जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंडिया जो है वो गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहां से बना? हमारे पास तो कर्नाटक की कोलार की खदानों के अतिरिक्त कहीं सोने की खदानें हैं नहीं, तो कहां से ये सोने की चिड़िया बन गया? ये सोने की चिड़िया इसी दौरान जो अर्थव्यवस्था में या खास तौर पर जो व्यापार में एकाधिकार था हिंदुस्तानियों का,
और ये व्यापार खासतौर पर रोमन जगत के साथ हो रहा था, इससे हमें ढेर सारा लाभ हुआ। लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। देखिए, जब लगातार यहां से इस संपूर्ण जगत से इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, तो जब लगातार इन क्षेत्रों से भारत में सोना गया, तो इन क्षेत्रों की जो परचेजिंग पावर थी दोस्तों धीरे धीरे डाउन पड़ने लगी, यानी इनकी अर्थव्यवस्था डाउन पड़ने लगी। अच्छा, दूसरा प्रभाव क्या हुआ? जब अर्थव्यवस्था डाउन पड़ी तो ये जो राज्य था रोमन राज्य, ये विकेंद्रित होने लगा, यानी तमाम छोटे छोटे पार्ट में बढ़ने लगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में आने वाले समय में इसकी इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये समस्या आ गई। दूसरी समस्या क्या आ रही है? ये देखिए, ये रूट जा रहे हैं यहां से, ये रूट यहां से जा रहे हैं, ठीक है ना। एक रूट यहां से जाता था। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर जो पर्सिया, आप इधर ईरान वाला एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये ईरान एक बड़े से कंट्री के तौर पर इमर्ज हो गया। पहले ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था पहले भी, लेकिन पहले इसका अस्तित्व एक छोटे से कंट्री के तौर पर था। अब क्या हुआ? एक बड़े से कंट्री के तौर पर इसका इमरजेंस हुआ, और जब बड़े से कंट्री के तौर पर इसका इमरजेंस हुआ तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर जो प्रभुत्व सिल्क रूट पर भारतीय लोगों का हुआ करता था, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे यहां के राजाओं और यहां के व्यापारियों ने इस संपूर्ण मार्ग पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब देखिए, जब ये संपूर्ण मार्ग पर कब्जा, इनका प्रभुत्व हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भारतीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग पर जाना सहज नहीं रह गया। तो दो चीजें आ गई। एक तो ईरान का इमरजेंस एक बड़े कंट्री के तौर पर, जिसने भारतीय व्यापार को प्रतिबंधित किया या बाधित किया। दूसरा, जहां से व्यापार होता था उन लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई, तो अब लाभ की अवस्था नहीं रहेगी। और तीसरा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि जब गुप्ता पीरियड में बहुत सारे वेदों, पुराणों की रचना की गई, धर्मशास्त्रों की रचना की गई, स्मृतियों की रचना की गई, इन पुराणों में यह साफ तौर पर लिखा गया कि समुद्र लांघना एक हिंदू के लिए पाप है। और पाप क्यों है? क्योंकि वैष्णव, यानी एक तरह से गुप्ता पीरियड में वैष्णव रिलीजन सबसे डोमिनेटिंग सिचुएशन में था। विष्णु भगवान को आराध्य माना गया, और विष्णु भगवान का जो एक तरह से अधिवास है वो माना गया क्षीर सागर, यानी समुद्र। तो इस तरह से यह माना गया कि मां लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जाना यह एक हिंदू के लिए पाप है। और यही कारण था कि धीरे धीरे जो उस समय शुरुआती दौर पर लिखा गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे ये मान्यता प्रभावी होने लगी। और यही कारण था कि अब वेस्टर्न जगत के साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। और यही कारण था कि अब आने वाले समय में आप सोचो कि जब विदेश व्यापार डाउन पड़ा तो आंतरिक व्यापार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब आंतरिक व्यापार नहीं चलेगा तो उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे? ठप पड़ जाएंगे। और जब उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे तो सारे लोग डिपेंड किस पर होना चालू कर देंगे? कृषि पर। और इसी कृषि पर डिपेंडेंसी के कारण ही भारत में सामंतवाद जैसे नवीन तत्व का उद्भव होना स्वाभाविक हो जाता है, जिसने भारत को गतिहीन बनाने का एक विशेष प्रयास किया।